हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीटी केमिस्ट्री में। पिछली क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था, जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। और हमने आपको बताया था कि हमें अगर तत्वों के बारे में जानना है तो तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु के बारे में हमें जानना होगा। और हमने परमाणु के बारे में आपको बताते हुए आपको बताया था कि जो परमाणु होते हैं गोलाकार लगभग, उनके बीच में नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है। और हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो परमाणु के कोश में होते हैं, और कोश उपकोश से मिलकर बना होता है और उपकोश कक्षक से मिलकर बने होते हैं, और उस कक्षकों में होता है इलेक्ट्रॉन। तो बात आती है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें अगर पता करना हो कि ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, किस कोश के, किस उपकोश के, किस कक्षक में है, तो हमने आपको बताया इन बातों को पता करने के लिए हमें क्वांटम संख्याओं के बारे में आपको बताया। तो हम आपको फिर से बता दें कि क्वांटम संख्या ऐसी संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन का पूरा पता बताती है कि वो इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस उपकोश में है, किस कक्षक में है। तो हमने आपसे पिछली क्लास में दो क्वांटम संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। पहली क्वांटम संख्या थी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और वह हमें कोश के बारे में बताता है। जैसे अगर कोई कहे n बराबर 2 में है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, n बराबर 2, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन द्वितीय कोश में है। और n बराबर 4 मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में है। फिर हमने आपको द्विगुणित क्वांटम संख्या, जिसे हम L से डिनोट करते हैं, उसको हमने पढ़ाया, और हमने आपको बताया कि L हमें उपकोश के बारे में बताता है। जैसे अगर L की वैल्यू 0 है तो S उपकोश होगा, 1 है तो P उपकोश होगा, 2 है तो D उपकोश होगा, 3 है तो F उपकोश होगा। तो इसके बाद हमने आपको एक जरूरी बात बताई थी कि अगर हमें कोश बता दिया गया हो कि पहला कोश है कि दूसरा कोश है, तो उसके आधार पर हम उपकोशों का पता लगा सकते हैं। और हमने बताया था आपको कि n के मान के लिए L का मान 0 से n-1 होता है। और हमने आपको बताया था कि इस बात को आप हमेशा याद रखें कि n का मान हमेशा L के मान से अधिक होना चाहिए। फिर वहां पर हमने एक आपको फार्मूला बताया था, किसी उपकोश में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग। उसके आधार पर हमने जेईई मेंस 2003 में पूछे गए प्रश्न को आपके सामने हमने प्रस्तुत किया था। और लास्ट में जाते जाते हमने आपको एक सवाल दिया था कि अगर वो इलेक्ट्रॉन p उपकोश में हो तो उसका कोणीय संवेग कितना आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कोणीय संवेग का फार्मूला होता है L+1h/2π। अब आप ये बताइए, अगर p उपकोश है तो L की वैल्यू कितनी होगी। देखिए हमने भी यहाँ आपको बताया था कि 0 होगा L की वैल्यू, किसके लिए, S के लिए, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो यहाँ हम सीधा L की जगह 1 पुट करेंगे तो 1+1h/2π। अब देखिए 1 1 2 हो गया, 2 × 1 कितना हुआ 2, अर्थात आया √2h/2π। जो पहले लेक्चर में हमने सवाल आपसे पूछा था, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो आपको पहले पहला लेक्चर देखना है, उसके बाद दूसरा लेक्चर देखना है। अब आइए बचे हुए दो क्वांटम संख्याओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
देखिए, अब हमारा जो अगला क्वांटम नंबर है उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम नंबर, और उसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, जो हमें उपकोष में स्थित कक्षक के बारे में बताता है। अब ये जरूरी है, इससे ही प्रश्न लगते हैं कि किसी दिए गए L के मान के लिए m का मान -L से +L तक होता है। अब इसका क्या अर्थ है, यहाँ उसे हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर L का मान 0 है तो कौन सा उपकोष होगा, S उपकोष होगा। अब हमें L का मान पता है, तभी हम M का मान निकाल सकते हैं। ये वैसी ही बात हुई जैसे अगर हमें कोई बता दे कि ये व्यक्ति इंडिया में रहता है, तो क्या हम उसे ढूंढ लेंगे? क्या उसके बारे में हम जानकारी निकाल सकते हैं जब तक हमें ये न बताया जाए कि वह किस प्रदेश में रहता है? अब जब आपको प्रदेश के बारे में जानकारी होगी तभी तो आप जिलों के बारे में पता कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि सीधा n के मान से, किसके मान से, देखिए ये बहुत जरूरी है, यही बातें नहीं समझ में आती तो हम जेईई मेंस में आए हुए प्रश्न को नहीं कर पाते और हमें वो कठिन लगता है। अगर आपसे कोई n का मान देकर सीधा m का मान पूछ ले तो आप नहीं बता सकते। m का मान हम तभी बता सकते हैं जब हमें l का मान पता हो, और l का मान हम तभी बता सकते हैं जब हमें n का मान पता हो। अब जैसे अगर कोई आपको n का मान दे दिया, जैसे n बराबर 2, और कहा बताइए m का मान कितना होगा, तो हम नहीं बता सकते। हाँ, हम l का मान बता सकते हैं कि अगर n का मान 2 है तो l का मान 0 से n-1 अर्थात 0 से, यहां रखिए 2 रखिए, 2 - 1 कितना आया, 1, यानी 0 से 1 अर्थात 0 भी होगा और 1 भी होगा। यानी n बराबर 2 के लिए 2 उपकोष पॉसिबल हैं, और कौन कौन से, l का मान 0 है तो s उपकोष, और l का मान अगर 1 है तो कौन सा उपकोष होगा, p उपकोष। तो उसी प्रकार जब l का मान 1 है तो हम क्या कहेंगे, कौन सा उपकोष होगा, p उपकोष, और m का मान तब क्या होगा, -l से +l, l की वैल्यू कितनी है, 1, यानी -1 से +1, वही 1 से 5 वाली छुट्टी वाली बात हो गई। तो देखिए -1 से +1 का मतलब हुआ -1, 0 और 1, वही जो हमें पढ़ाया जाता है कि p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, d उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5। अब देखिए 5 कैसे, d के लिए हम जानते हैं l का मान कितना होता है, 2, और 2 है तो m का मान क्या होगा, -2 से +2, तो -2 से +2 का मतलब -2, -1, 0, +1 और +2। और इसी प्रकार हमने यहाँ पर बताया है कि l बराबर 3 है तो कौन सा उपकोष होगा, f उपकोष, और m का मान -3 से +3। तो ये रही हमारे चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात। अब लास्ट आखिरी बचा हुआ जो क्वांटम नंबर है वो है हमारा चक्रण क्वांटम नंबर। उसे पढ़ने के बाद हम कम से कम 2-3 परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वांटम नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप देखिए जो हमारा लास्ट क्वांटम संख्या है जिसे हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। यह कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण अर्थात स्पिन को बताता है। देखिए हमने आपको पहले बताया कि जो परमाणु होते हैं नाभिक के चारों ओर क्या होता है, कोष, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब जैसे ये पहला कोष है तो पहले कोष में केवल एक उपकोष होगा जिसे हम कहते हैं S। अब दूसरा है तो उसमें कितने उपकोष होंगे, n बराबर 2 के लिए l का मान कितना आता है, 0 से 1 अर्थात 1 s होगा, 1 p होगा। आप ऐसे समझिए हमने आपको बताया था कि जितने कोष होते हैं उतने ही उपकोष होते हैं। तो जैसे पहला कोष है तो इसमें कितने उपकोष होंगे, 1, वो कौन सा होगा, s। दूसरा कोष है तो कितने उपकोष होंगे, 2, s और p। तो आप बताइए उसी प्रकार अगर तीसरा कोष है तो कितने उपकोष होंगे, 3, एक होगा s, p और
डी, और उसी प्रकार अगर चौथा कोष है तो कितने उपकोष होंगे, 4, एस, पी, टी और एफ। तो देखिए हमने बताया आपको कि अगर हमें n का मान पता है तभी हम l का मान बता सकते हैं, और l का मान पता है तो उसके अनुसार ही हम m का मान निकाल सकते हैं। और अगर आप m तक निकाल लिए तो s का मान बताना बहुत ही आसान है। यह केवल आपको चक्रण के बारे में बताता है। अब अगर किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो या तो वो क्लॉकवाइज रहता है या एंटी क्लॉकवाइज। अब कब हम उसे क्लॉकवाइज बोलेंगे, कब हम उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, थोड़ा यहाँ देखिए। पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन को बनाया जो अप साइड है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने बताया डाउन साइड है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए s का मान क्या होता है, प्लस हाफ यानी 1/2, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट विपरीत में ही होगा, मतलब उसका चक्रण जस्ट इसके क्या होगा, उल्टा। तो उल्टा होगा तो उसको हम लिखते हैं -12। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो ये आपके ऊपर है कि आप s का मान +12 लिखते हैं कि -12। अब अगर आपने इसको +12 बताया है तो आपको अब इसे -12 बताना पड़ेगा, यानी इसके स्पिन के इस जस्ट उल्टा। अब ये तो हुई क्वांटम संख्याओं की बात। यहाँ देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ सकता है कि आपको चक्रण देकर चक्रण कोणीय संवेग पूछ सकता है। तो चक्रण कोणीय संवेग जैसे हमने आपको उपकोष के लिए √L+1h/2 बताया था, उसी प्रकार सेम इसका भी फार्मूला वही है, बस वहां L था और यहाँ पर S है। अब हम आपको एक रिप्रेजेंटेशन बता दें NLX का, जहां n का मतलब होता है कोष, l का मतलब होता है उपकोष और x का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे मान लीजिए आपको कहीं लिखा दिख जाए 2s1, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ n का मान कितना है, तो l का मान, अब देखिए l का मान हमने आपको बताया था ना, 0 1 2 3 s p d f। तो s है तो l का मान कितना होगा, 0, और x का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2s1 का अर्थ ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो द्वितीय कोष के l = 0 अर्थात f उपकोष में है। उसी प्रकार अगर आपसे कोई कह दे 3p4, तो इसका मतलब तृतीय कोष के p उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन से उपकोष असंभव है। तो आप इस प्रश्न को दो प्रकार से कर सकते हैं। एक जो हमने आपको बताया था कि n का मान हमेशा l के मान से क्या होता है, अधिक। तो चलिए आप इसकी सहायता से बताइए यहाँ n का मान कितना है। तो हमें पता चला n का मान कितना है, 1, और l का मान कितना है, 0। अगर n का मान l के मान से अधिक है तो वो संभव है। क्या है वो, संभव है, मतलब वो होगा। जैसे हमने बताया था ना कि प्रथम कोष में s उपकोष हो सकता है ना, देखिए जितने कोष होंगे उतने उपकोष, तो मतलब 1s हो सकता है। अब देखिए यहाँ आ भी रहा है ना कि n का मान l के मान से क्या है, अधिक। अब ऐसे यहाँ पे बताइए n का मान कितना होगा, 2, और l का मान कितना है, 0। अब देखिए n = 2 यानी द्वितीय कोष, क्या द्वितीय कोष में s संभव है, हाँ है, इसका मतलब ये भी होगा। और वैसे देखें तो यहाँ n का मान l के मान से क्या रहा है, अधिक, 2 0 से बड़ा होगा ना। अब देखिए ये जो है 2d, यहाँ n का मान आप देखेंगे कितना है, 2, और l का मान d के लिए l का मान कितना होता है, 2। आप या तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे देखिए, क्या द्वितीय कोष में d उपकोष पॉसिबल है। तो हाँ आपको दिखेगा कि द्वितीय कोष में d उपकोष पॉसिबल नहीं है, अर्थात जो हमने प्रश्न पूछा था कि कौन सा असंभव है, तो भैया ऑप्शन नंबर सी असंभव है। और यहाँ देखिए n का मान क्या l के मान से अधिक आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, यहाँ तो n का मान l के मान की क्या है, इक्वल, और ऐसा नहीं होता।
अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए यहाँ पर n का मान कितना है, यहाँ पर 3, और p के लिए l का मान कितना होता है 1। तो यहाँ देखिए तृतीय कोष में क्या p संभव है, हाँ है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, ये भी होगा। हमने आपसे पूछा था क्या असंभव होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि 2D नहीं हो सकता। अब आइए आपको हम जेईई मेंस में आया हुआ एक प्रश्न कराते हैं। तो देखिए आपके सामने ये प्रश्न AIEEE 2003 में आया हुआ है। और देखिए प्रश्न जब आप करें तो थोड़ा ध्यान दें कि वो क्या पूछ रहा है। तो यहाँ जैसा कि प्रश्न ने पूछा है कि क्या मान्य नहीं है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। आप क्रम से पहले एक एक चीज को चेक करिए। जैसे n का मान दिया है ना, और यहाँ l का भी मान दिया है, तो पहले चेक करिए n के मान के लिए l का मान कौन सा सही है। तो जैसे पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है n का मान है 4 ना, और l का मान कितना है 3। तो क्या ऐसा संभव है? तो हमने कहा था ना, आप याद रखिए n का मान हमेशा l के मान से क्या होना चाहिए, अधिक। तो यहाँ देखिए 4 क्या 3 से अधिक है, हाँ, मतलब ये क्या है, सही है। अब अभी देखिए अभी m का मान हम बाद में चेक करेंगे, पहले इन दो का हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब देखिए n बराबर 4 के लिए l का मान 2 क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, n ग्रेटर देन क्या है 2। लेकिन आप जैसे ही तीसरा ऑप्शन देखेंगे वैसे ही इस सवाल का खेल खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वहां पे क्या लिखा हुआ है कि n का मान 4 और l का मान 4। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। तो आपको आगे m का मान देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये प्रश्न यहीं पर खत्म हो गया। कितना आसान सा प्रश्न था, सीधा हमने बस यही चेक कर लिया और हमारा आंसर आ गया। कुछ प्रश्नों में होता है क्या कि ये सब होंगे, उसके बाद पहले आप इसको चेक करिए, उसके बाद आप अगर ऑप्शन नहीं कट रहे हैं तब आप m का मान देखिए। अब आप एक साथ ही तीनों चेक करते हैं तो उससे आपका समय जाता है। तो ये प्रश्नों के करने के कुछ अप्रोच हैं। तो चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं जो कि 2004 में आया हुआ है। चलिए लिखते हैं पहले सवाल को। अब देखिए ये एक प्रश्न है जो 2004 में आया हुआ है। ये प्रश्न पहले वाले प्रश्न से थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए हमें एक कक्षक के बारे में पूरा बता दिया गया है कि वो कौन सा है, 4f है। अब उसके लिए हमें क्वांटम संख्याओं का सेट देखना है कि कौन सा क्या है, सही है। देखिए कभी कभी हम प्रश्नों को हल करते हैं और ये ध्यान देना भूल जाते हैं कि हमें सही देखना है कि गलत देखना है। जैसे पिछले प्रश्न में हमें गलत देखना था, इस प्रश्न में हमें सही देखना है। तो चलिए देखते हैं, हमें दिया क्या गया है, 4f। अब आप जब इस 4f को देखिए ना तो इसकी तुलना आप NLx से करें। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कुछ नहीं पूछा है, बस क्वांटम संख्याओं का सेट पूछा है। तो इसको देखकर बताइए n का मान कितना है, तो n का मान कितना है, 4। अब हमने l का मान आपको याद कराया था, 0 1 2 3 S P D और F। तो अगर F है तो l का मान क्या होगा, 3 होगा। अब इसी की सहायता से हम ऑप्शनों को काट देंगे। जैसे ये तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ n का मान क्या बता रहा है, 3, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो n का मान कितना बता रहे हैं, 4। अब हम n के मान से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सही है, ये सही है या ये सही है। अब उसके बाद हम किसका मान देखेंगे, l का। तो l का मान क्या आना चाहिए, 3। तो यहाँ देखिए n का मान 4 है और l का मान क्या है, 4, तो ये गलत होगा, दो नियमों से गलत होगा। एक, यहाँ n का मान l के मान से अधिक है, लेकिन हमें 4f के अनुसार देखना है। तो 4f के अनुसार n 4 होना चाहिए और l का मान क्या होना चाहिए, 3। और ऐसा अब बचा दो ऑप्शन, जिन ऑप्शनों में n का मान 4 और l का मान 3 है। अब हम n और l के मान से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमें m का मान भी देखना पड़ेगा। और हमने आपको बताया था हम m का मान तभी बता सकते हैं जब हमें l का मान पता हो। तो देखिए हमने कहा था कि l के मान के लिए m का मान -l से +l है।
अब जैसे मान लीजिए L का मान क्या लीजिए, यहाँ सवाल में दिया हुआ है L का मान कितना है 3, तो M का मान क्या क्या हो सकता है -3 से +3, अर्थात -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। क्या M का मान -4 या +4 हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। अब देखिए इन दोनों ऑप्शन में से ये जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें कह रहा है L का मान 3 है और M का मान 4 है। अब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसने क्या बताया था 4 बताया था। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ इसने N का मान क्या बताया था 3 बताया था। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन हुआ आपका सी। तो देखिए हमने बताया था कि अगर L का मान 3 है तो M का मान -3 से लेकर +3 के बीच कुछ भी हो सकता है। ये ऑप्शन इसलिए कट गया क्योंकि इसने L के मान 3 के लिए M का मान कितना बता दिया +4, जो कि गलत है। और यहाँ देखिए L के मान के लिए अगर L का मान 3 है तो M का मान क्या +1 होगा। तो हाँ, L बराबर 3 के लिए M का मान +1 हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आज की क्लास में हमने पूरी आपको क्वांटम संख्या बता दी। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर तत्वों के आवर्ती गुणधर्म अच्छे से शुरू होंगे, जहां हम आपको सबसे पहले परमाणु की त्रिज्या बताएंगे, उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता बताएंगे, उसके बाद आयनन ऊर्जा बताएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता बताएंगे और आवर्त सारणी चैप्टर खत्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ ही आपको IIT और जेईई मेंस यानी जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के सवाल कराए जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नए वीडियो के साथ।